तो चलिए आज हम सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के मानिकपुर और वहां के शासन की नब्ज टटोलते हैं। यहाँ हर एक वोट एक कहानी कहता है और हर आंकड़ा एक हकीकत बयान करता है। आइए जमीन और नंबरों के जरिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। अगर बुंदेलखंड को समझना है ना, तो सबसे पहले वहां पानी के लिए जो संघर्ष है उसे समझना पड़ेगा। यहाँ पानी सिर्फ जिंदगी नहीं है, पानी यहाँ ताकत है, पानी ही सियासत है। लोगों की दिनचर्या पानी की तलाश से ही शुरू होती है और उसी पर खत्म। और यही जद्दोजहद यहाँ की राजनीति की दिशा तय करती है। ये जो 70% का आंकड़ा है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे उन महिलाओं के रोज के संघर्ष की असली तस्वीर है, जो मीलों पैदल चलकर अपने परिवार के लिए पानी लाने पर मजबूर हैं। जब हम शासन या गवर्नेंस की बात करते हैं, तो हमें इन चेहरों को, इस मेहनत को याद रखना ही होगा। जिस तरह बुंदेलखंड की जमीन प्यासी है, बिल्कुल उसी तरह मानिकपुर के लोगों की भी कुछ बहुत बुनियादी जरूरतें हैं, और यही जरूरतें उनके राजनीतिक फैसलों पर गहरा असर डालती हैं। पानी की किल्लत, रोजगार की कमी और किसानी का संकट, ये सिर्फ चुलारी नारे नहीं हैं, बल्कि ये रोजमर्रा की जिंदगी की वो चुभती हुई सच्चाइयां हैं जिनसे लोग हर दिन जूझते हैं। अच्छा, ये तो हुई जमीन की बात, लोगों के मुद्दों की बात, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? चलिए अब मानिकपुर के चुनावी इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ वोटों का छोटा सा फासला पूरे क्षेत्र की तकदीर लिख देता है। 1048, बस इतना सा। 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ इतना था। इतना कम मार्जिन साफ साफ बताता है कि यहाँ हर एक मुद्दा, हर एक आवाज कितनी ज्यादा मायने रखती है। जब मुकाबला इतना कांटे का हो, तो जमीनी पकड़ ही आखिर में जीत दिलाती है। चलिए 2022 के नतीजे पर एक नजर डालते हैं। देखिए, अपना दल सोनेलाल को मिले 73,132 वोट और समाजवादी पार्टी, उन्हें मिले 72,084, मतलब फासला सिर्फ 1,048 वोटों का। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी 45,367 वोट हासिल किए हैं। ये नंबर दिखाते हैं कि यहाँ की सियासी हवा कितनी नाजुक और कितनी बटी हुई है। मानिकपुर की जो सियासी जमीन है, उसका समीकरण समझना भी जरूरी है। यहाँ लगभग 27% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। एक बड़ा और प्रभावशाली ओबीसी समुदाय है, जिसमें कुर्मी, पटेल वोटों का एक अहम हिस्सा है। और फिर बीजेपी गठबंधन का कोर ब्राह्मण ठाकुर वोट बैंक भी है। इन्हीं समीकरणों के इर्द गिर्द यहाँ की चुनावी रणनीति तय होती है। तो ये डैशबोर्ड एक झलक में मानिकपुर की पूरी कहानी बता देता है। 2022 में 1048 वोटों का मामूली अंतर, औसतन 60% के आसपास की वोटिंग, और एक बहुत ही दिलचस्प बात, समाजवादी पार्टी आज तक यहां से कभी जीती नहीं है। तो असली सवाल यही है कि वो 1048 वोटों का फासला वो बना कैसे, उसके पीछे की वजह क्या थी। चलिए अब उन ऐतिहासिक ट्रेंड्स और रणनीतिक वजहों को जरा गहराई से समझते हैं, जिन्होंने 2022 के इतने करीबी नतीजे की नींव रखी थी। अगर हम पिछले 3 दशकों को देखें, मतलब 1993 से 2022 तक, तो पिछले 7 चुनावों में यहाँ ज्यादातर बीजेपी और बीएसपी का ही बोलबाला रहा है। हाँ, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 2007 के बाद बढ़ा जरूर है, लेकिन वो इससे कभी जीत में नहीं बदल सकी। ये दिखाता है कि सिर्फ लहर काफी नहीं होती, जीत की दहलीज पार करने के लिए एक मजबूत सांगठनिक ढांचे की भी जरूरत पड़ती है। देखिए, हर पार्टी के पास कुछ ताकतें होती हैं और कुछ कमजोरियां। एक तरफ ददुआ और पटेल की विरासत है, जो एक बड़ी संपत्ति है, लेकिन उससे कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जमीनी काडर पहले के मुकाबले कुछ कमजोर हुआ है। और सबसे अहम बात, पानी और बेरोजगारी जैसे जो बड़े मुद्दे हैं, उनका अभी तक पूरी ताकत से इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्योंकि सियासत में जीत से भी ऊपर एक चीज होती है, इंसान का सम्मान। हर नागरिक को ये हक है कि उसकी बात सुनी जाए। ये हमारे संविधान की बुनियादी सोच है। ये हक तय करता है कि जनता के साथ जो भी संवाद हो, वो जानकारी से भरा और जिम्मेदार हो। लोगों की शिकायतों को दूर करना सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि शासन का मूल कर्तव्य है। तो अतीत से सीखकर अब भविष्य की तरफ देखने का वक्त है। अभी तक हमने समस्या को समझा, अब हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि मौजूदा संसाधनों और चुनौतियों के बीच आगे का रास्ता क्या हो सकता है।
तो इन सभी सच्चाइयों को सामने रखते हुए सवाल उठता है, आगे का रास्ता क्या है? और ये सवाल सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो मानिकपुर में एक सार्थक, एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहता है। इसके लिए एक चतुर्मुख डॉक्ट्रिन यानी एक 4 चेहरों वाली स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क सामने आता है। इसके 4 पहलू हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। पहला, वोटर पर ध्यान। दूसरा, विरोधी को जवाब। तीसरा, संगठन की मजबूती। और चौथा, डिजिटल और जमीनी काम का सही तालमेल। इस स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे जरूरी चेहरा है वोटर सेंट्रिक अप्रोच, मतलब हर काम वोटर को ध्यान में रखकर करना, उनके असली मुद्दों जैसे पानी, बिजली, रोजगार को प्राथमिकता देना। और दूसरा चेहरा है अपने प्रतिद्वंदी के हर दावे का तथ्यों के साथ जवाब देना, ताकि कोई भी गलत नैरेटिव न बन पाए। इसके बाद आते हैं 2 सपोर्टिंग चेहरे। तीसरा, संगठन को बूथ के लेवल तक मजबूत करना, ताकि हर मोहल्ले, हर गांव में आपकी पकड़ हो। और चौथा, डिजिटल और जमीनी प्रचार का एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल तैयार करना जो युवाओं से भी जुड़े और ग्रामीण आबादी तक भी अपनी पहुंच बना सके। तो ये जो 4 फेस्ड स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि एक ठोस जमीनी एक्शन प्लान है। ये पक्का करती है कि अभियान का कोई भी पहलू अधूरा या कमजोर न रह जाए। चलिए, इसके हर पहलू को और गहराई से समझते हैं। ये हीट मैप साफ दिखाता है कि वोटर्स के लिए सबसे बड़े, सबसे ज्वलंत मुद्दे कौन से हैं। देखिए, पानी की कमी, बेरोजगारी और खेती का संकट, ये वो मुद्दे हैं जो किसी भी राजनीतिक अभियान के केंद्र में होने चाहिए। इन समस्याओं का ठोस हल दिए बिना कोई भी सियासत कामयाब नहीं हो सकती। और इस स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने के लिए ये है 90 दिन का रोड मैप। इलेक्शन डे से ठीक 90 दिन पहले से शुरू होकर ये प्लान दिखाता है कि कैसे तैयारी को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया जाए, लोगों को जोड़ने से लेकर अपना संदेश पहुंचाने, घर घर जाकर संपर्क करने और आखिर में वोटिंग वाले दिन वोट डलवाने तक। और ये सब करते हुए एक बात हमेशा याद रखनी होगी, हमारे लोकतंत्र में हर आवाज मायने रखती है। इसलिए जब हम लोगों तक पहुंचे तो उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का पूरा सम्मान करना जरूरी है। और अब तो भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी सिद्धांत को और मजबूती देता है। आधुनिक तरीके अपनाते हुए भी हमें इन मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम 3 मुख्य सिफारिशों में समेटें तो वो ये होंगी। पहला, पानी और नौकरियों पर केंद्रित एक सीधा और साफ संदेश। दूसरा, व्हाट्सएप और रील्स के जरिए हर गांव मोहल्ले तक हाइपर लोकल डिजिटल पहुंच। और तीसरा, गलत जानकारी का तेजी से मुकाबला करने के लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स फैक्ट चेकिंग टीम। और अंत में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक चुनावी ब्लूप्रिंट नहीं है, ये एक बेहतर शासन, एक पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का खाका है। क्योंकि चुनाव सिर्फ एक जरिया है, असली मंजिल तो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। क्योंकि सियासत का असली मकसद राजनीति से कहीं बड़ा होता है। असली मकसद लोगों की जिंदगी में सुधार लाना है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 804-204-1602. Purpose beyond politics.